हेलो रॉक स्टार, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। पढ़ाई मस्त चल रही है भैया, कोई दिक्कत? मुन्ना रिवीजन हो रहा है, विनोद रिवीजन हो रहा है, तो रिवीजन कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ मैं अगला चैप्टर रिवाइज सॉरी 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 थोड़ी मिस्टेक हुई भैया। अभी हमारे टॉपिक्स में कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं हमारे बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर के, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। तो हमारा एक क्वेश्चन है, प्रसव किसे कहते हैं? भैया पढ़े तो पिछले रिवाइज कर लिए होंगे, आर्तव चक्र पूरा पढ़ाया हुआ भैया। हमने बोला था भैया 396 से लेकर 400 तक हमारे मानव में पूरे जीवन काल में पीरियड्स होते हैं। वो 400 अंडाणु बनते हैं पूरे जीवन काल में महिला के। ठीक है भैया, ये पढ़ाया था मैंने, और मैंने बताया था आपको, सब कुछ बताया हुआ था। तो कल देखो ज़्यादा बताया नहीं था, बस सिर्फ एक आर्तव चक्र के बारे में बताया था। तो ज़्यादा कोई लोड लेने की आवश्यकता आपको है नहीं। आपसे आर्तव चक्र में पूछा गया कि आर्तव चक्र क्या है, इसको प्रभाव करने वाले इसमें शामिल 2 हार्मोनों के बारे में बताइए। तो आप बिल्कुल जी खोल के लिख के आइएगा, एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन भी हार्मोन भी इसमें काम आता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी इसी में काम आता है। और इसमें एक और हार्मोन काम आता है, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं कौन सा हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच का पता नहीं है, लेकिन एफएसएच को भी एनसीईआरटी ने दिया है तो याद कर लीजिएगा। लेकिन मैंने बताया था हार्मोन्स नहीं बता पाए थे समय की अभाव में, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो भी चीज़ बताई है अभी तक कोई गलत नहीं बताई है। ठीक है भैया, ठीक है। तो अभी हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में बताया था आपको कि पूरे क्रिया तो 28 दिन की होती है, लेकिन 28वें दिन बाद क्या होता है कि जब कार्पस ल्यूटियम का धीरे धीरे ग्राफियन फॉलिकल में परिवर्तित हो जाती है और उसका विसर्जन न हो पाने के कारण वेजाइना के मार्ग से जो श्लेष्मा और ब्लड निकलता है उसे बोलते हैं भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। इतना बताया था, ठीक है। तो कोई समस्या होगी नहीं, कोई समस्या होगी तो भैया पढ़ा दूँ आगे, पढ़ा दें आगे। तो प्रसव किसे कहते हैं, इसके बारे में आपसे बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, इसी पर्पज से बता रहा हूँ भैया, प्रसव किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन नहीं डाला है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन को क्वेश्चन के थ्रू ना लिखें। अब भी क्वेश्चन के थ्रू लिखिए, एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, रट्टा मार ही सकते हो। तो कोई समस्या कमेंट सेक्शन में जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अब तो किसी में पढ़ने की दिलचस्पी ना है तो भैया क्या ही पढ़ रहे हो। कभी कभी तो मुझे अपने आप पे गर्व होता है कि भैया मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ कि एक भी डाउट नहीं आता है। ओहो हो, तो मैं इतना अच्छा कब से पढ़ाने लग गया? अभी तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है भैया, 6-7 महीने ही एक्सपीरियंस से पढ़ाने का, मुश्किल से 6-7 महीने ही हुए होंगे, 7 महीने हुए हैं। लेकिन दोस्त इतना याद रखिए, मेरे लिए आपका हर दिन इम्पोर्टेंट है। मेरे पैर में फ्रैक्चर है हल्का सा, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पढ़ाने गया हूँ इसी मकसद से कि आपका एक भी दिन खराब ना हो। ठीक है, तो आप भी इत्मीनान से उसी वक्त उसी तरीके से पढ़िए, और इसी तरीके से पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। तो क्या हुआ भैया, क्वेश्चन ये है कि प्रसव किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब हमारे उसमें गर्भावस्था जो होती है वो 280 दिन या 40 सप्ताह या फिर 9 महीने 10 दिन की होती है। एग्जैक्टली बता रहा हूँ, सही साठ, हाँ। तो 9 महीने 10 दिन की तो गर्भावस्था, 280 दिन लिखें या फिर उसको 40 सप्ताह लिखें, आप आपकी इच्छा है। ठीक है भैया, कुछ समस्या? तो जब महिला में गर्भस्थ शिशु पूर्ण विकसित होकर बाहर आने के लिए तैयार रहता है। अब तो एक ही कलर में लिख दिया है तो कोई समस्या होगी भी नहीं, उससे कलर अलग से तो आपको तैयार रहता है। और तो इसे प्रसव कहते हैं, प्रसव कहते हैं। भैया भैया भाई बाहर आने के लिए तैयार है तो कौन रोक सकता है उसे? कोई नहीं रोक सकता। फिर तो एम्बुलेंस ही आगे आएगी और एम्बुलेंस से लेकर हमारी बहन माता जो भी होगी उसको लेके जाएगी और डिलीवरी का केस हो जाएगा। अब आपको बताइए कौन रोक सकता है इसे? कोई नहीं रोक सकता। आप में भी हिम्मत नहीं है इतनी तो है क्या भैया? डरना पड़ेगा आपसे तो बहुत ज़्यादा, है ना। तो कभी कभी सोचता हूँ ये बात भी कि आपसे बहुत डर लगता है मुझे कभी कभी।
आप चाहते हैं कि मैं आपके अकॉर्डिंग पढ़ाऊँ, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मैं अपने ही अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा और अपने ही टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करूँगा। अभी मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन क्लास में, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन बताऊँगा कि वो चाहते हैं कि मैं उनके हिसाब से पढ़ाऊँ, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा भाई। ऑनलाइन भी हो या ऑफलाइन हो, दोनों ही मैं एक तरीके से पढ़ाऊँगा और अपने टाइम पर सिलेबस कंप्लीट करूँगा। ठीक है भैया, अपने टाइम पर सिलेबस कंप्लीट होगा। 1 मार्च को सिलेबस इज कंप्लीटेड। इट इज लिखित में ले लो भैया इसको। चलो ठीक है। तो क्या होगा कि जब महिला के गर्भस्थ शिशु, मतलब गर्भ में गर्भस्थ शिशु जब पूर्ण विकसित हो जाता है और बाहर आने के लिए तैयार रहता है, तो उसे प्रसव कहते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया आपकी एनसीईआरटी में इसमें शामिल 2 हार्मोनों के बारे में बताइए। इसमें शामिल हार्मोनों के बारे में बताइए। तो हर चेहरे के पीछे एक चेहरा है। आज यहाँ पर अगर कोई ऑनलाइन क्लास रिकॉर्ड कर पा रहा और कल आपको मिलेगी ये, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है दोस्त। तो सुनना अच्छी बात है, लेकिन सुनाऊंगा बहुत इत्मीनान से, ठीक है। कभी सुनाऊंगा जब मौका मिलेगा, तो अभी तो ना ही सुनाए तो बेहतर है। आपको कहानी सुनने का तो ऐसा चस्का लगा जैसे बस पूछो मत, हमेशा तैयार रहते हैं आप। तो इसमें शामिल 2 हार्मोन है भैया, शामिल हार्मोन। दोनों की कहानियां भी अलग अलग है, लेकिन आप उसे एमपी बोर्ड के हिसाब से लिख के आइएगा। मैं तो यही कहूंगा, टेस्टोस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन। अब मैं इसे इंग्लिश में लिखना चाहूंगा क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है इसे हिंदी में आप लिखना। रिलैक्सिन भैया ये लिखवा, ये लिख लिया भैया, उतार लो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर ले लीजिए। बहुत झकास मार रही है, क्या बात है। तो एक प्रोजेस्टेरोन है और एक रिलैक्सिन है। तो याद रखिए, जब गर्भस्थ शिशु पूर्ण विकसित अपने माता के गर्भ में पूर्ण विकसित तैयार हो जाता है, तब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण रोक दिया जाता है। सर ऐसी क्या चीज़ें हुई कि रोक ही दिया निर्माण, अभी तो बन रहा था। तो मैं बताता हूँ, इट इज हमारे सबसे बड़े मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने अपनी अग्र पीयूष ग्रंथि को निर्देश दिया, सॉरी, जो हमारा उद्दीपक पाया जाता है भैया, कहाँ पाया जाता है हमारे शरीर में। तो जब गर्भस्थ शिशु तैयार हो गया, तो गर्भ से एक ग्लैंड होगी कोई ना कोई, मतलब अंडाशय में आपके अंडा से भी एक ग्रंथि है। उसने अग्र पीयूष ग्रंथि से बोला कि प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन रोक दो। ठीक है भैया, उसने बोला कि प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन रोक दो। तो अग्र पीयूष ग्रंथि ने उसकी बात नहीं सुनी, उसने डायरेक्ट बोला किससे, हाइपोथैलेमस से, कि ये तो मेरी सुन नहीं रहा है, इससे बोल दो कि ये निर्माण रोक दे। तो अग्र पीयूष ग्रंथि से बोला मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड ने, किसने, हाइपोथैलेमस ने। तो कहते हैं ना कि टीचर के ऊपर प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल ने बोला तुम इन बच्चों को मत पढ़ाओ, ठीक है, इन बच्चों को ये मत पढ़ाओ। तो हाइपोथैलेमस ने अग्र पीयूष ग्रंथि से कहा कि आप इसका निर्माण, प्रोजेस्टेरोन का निर्माण रोक दीजिए, ठीक है। लेकिन तभी अंडाशय ने कहा कि अब ऐसा हार्मोन चाहिए मुझे जो इस बच्चे को बाहर निकाल सके। तो भैया रिलैक्सिन हार्मोन का अग्र पीयूष ग्रंथि ने तभी क्या किया, रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्राव बढ़ा दिया। तो क्या हुआ कि जब प्रसव के समय, अब देख सकते हैं बकायदा इस तरीके से लिख के भी आएंगे एमपी बोर्ड में, तो बिल्कुल दिल खोल के आपको नंबर देगा भैया। वो प्रसव के समय इसका निर्माण रोक दिया जाता है। भैया कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, इसका निर्माण क्या कर दिया जाता है भैया, रोक दिया जाता है। तभी क्या होता है, रिलैक्सिन हार्मोन इसका निर्माण, या फिर स्त्राव भी लिखेंगे तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है भाई, ठीक है। जब भैया किसी चीज का निर्माण बढ़ा रहे हैं तो किसी मकसद से बढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं दिस इज क्या, ये है प्रसव हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन इज अ प्रसव हार्मोन। क्यों, क्योंकि उसका निर्माण हम इसके लिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि डिलीवरी केस आसानी से हो जाए, ठीक है। ये क्या करता है, गर्भाशय में संकुचन पैदा करता है ताकि शिशु आसानी से बाहर निकले।
ठीक है भैया। कोई समस्या, कोई दुख दर्द? कोई दुख दर्द है नहीं तो मिटाएं भैया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ले लीजिए ये स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने तो भैया मिटाई भी दो। अब तो पता नहीं क्या होगा एकदम। अगला है आपका ये क्वेश्चन है प्लेसेंटा। भाई लास्ट क्वेश्चन है तो लास्ट क्वेश्चन को लास्ट तरीके से ही पढ़ें। इसी चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन कौन सा भैया? प्लेसेंटा। ध्यान से सुन रहे हो मुन्ना? ध्यान से सुनो, कि अगर आपका ध्यान हटा तो बस दुर्घटना घट जाएगी। तो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा किसे कहते हैं? अब आप अपने हिसाब से हेडिंग डालिए या फिर आप क्वेश्चन डालिए, आपकी जो इच्छा है, लेकिन आपसे एमपी बोर्ड में पूछा गया है तो सही बात है। तो एक बात याद रखिएगा, हम किसी नवजात शिशु को घर पे लेके आए, मतलब 2-3 दिन का होगा बच्चा, तो लेके आए तो हमने देखा भैया क्या हुआ, उस बच्चे को क्या हुआ, उसकी नाभि के पास कुछ चिमटीदार कुछ चीज़ लगी होती है, आपने देखी होगी अपने घर पे, जैसे कार्ड है प्लेसेंटा। डॉक्टर उसे काटता नहीं, मतलब डॉक्टर अपने हाथ से उसे नहीं निकाल सकता। इससे क्या होता है, शिशु के मतलब टपक ही जाएगा तो फिर समझो, तो मतलब ऐसा हो जाता है, तो वो अपने आप ही बाहर निकल जाती है। या फिर आप देखेंगे तो हम गाय जमती है हमारे यहाँ, तो गाय कभी जड़ फेंकती है, वो भी एक प्लेसेंटा ही है। तो गाय अपने आप ही प्लेसेंटा को बाहर निकालती है अपने शरीर से। हम उसे खुद क्यों नहीं निकालते कि उसकी जान खतरे में पड़ जाए। ठीक है भैया, तो ठीक है, ये तो डेली लाइफ की चीज़ें हैं। लेकिन अब ये प्लेसेंटा है क्या? तो ऐसी संरचना जो माता को अपने गर्भस्थ शिशु से एक लिंग की तरह कार्य करे, मतलब एक लिंग की तरफ से जोड़े, एक लिंग की तरह क्या करे भैया, उसको जोड़े, ये कहलाती है प्लेसेंटा। अब तो सब जोड़ दिया तो कौन सा तुर्रमखा बन गया? तुर्रमखा नहीं बना है, ठीक है, तुर्रमखा नहीं बना है। क्या करता है प्लेसेंटा? अपने भ्रूण, उसके भ्रूण को ऑक्सीजन प्रदान करता है, भोजन प्रदान करता है, मतलब पोषण प्रदान करता है। 2 ही कार्य पूछे गए हैं तो आपको 2 ही कार्य बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। रक्त की सप्लाई भी करता है, ठीक है भैया। तो अब मैं आप सब लिखूँ दूँ फिर तो आपको, क्योंकि आप तो बहुत बड़े आलसी हैं, आप तो लिखेंगे ही नहीं। आपसे बड़ा शहजाद कौन होंगे भैया? आप लिखते नहीं, मैंने देखा बहुत स्टूडेंट्स को। मैं ऑनलाइन अपनी ऑफलाइन कोचिंग जाता हूँ तो मैं पूछता हूँ किसने लिखा है, किसी के पास लिखा हुआ नहीं मिलता। तो भैया आप लिख ही दें, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, आप थोड़ी ना लिखेंगे, हम ही लिखेंगे। तो भैया ठीक है, ऐसी संरचना जो माता को अपने गर्भस्थ शिशु से जोड़ती है या बांधती है, या आप लिखिएगा उसे प्लेसेंटा या अपरा, प्लेसेंटा या अपरा, अपरा कहते हैं। इस बार क्या हुआ कि 30 वर्ड्स में लिखने का बोला भैया, 30 वर्ड्स में लिखने का बोला भैया, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 30 वर्ड्स में लिखिए। भी किसी नोट्स में देखा था तो हेडलाइन धरी थी 8-10, 10 लाइन में कितने कोई अक्षर आए होंगे, 50-60, 4 नंबर लिख दिया आपने। 2 नंबर में आया होगा, 2 नंबर में क्वेश्चन बताया है इसीलिए। ठीक है, कोई समस्या भैया? कोई समस्या है नहीं, तो बस इतना पढ़ लो कि ऐसी संरचना जो अब माता को अपने गर्भस्थ शिशु से जोड़े रखती है, बांधे रखती है, या आपकी इच्छा है, या फिर उसको मतलब संयोजक कड़ी है। माता और गर्भस्थ शिशु की संयोजक कड़ी कौन है? प्लेसेंटा है, ठीक है। तो शिशु जोड़ती है, उसे प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। तो इसे कार्य आपसे बहुत बार पूछे गए हैं, तो उसी वापस से मैं कार्य बता रहा हूँ, कार्य भी बता रहा हूँ भैया।
एनसीईआरटी कार्य भी बता रहा हूँ भैया, तो कार्य भी मैं आपको बता ही रहा हूँ, तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। जब होगी नहीं तो थोड़ा सही दिख रहा हूँ शायद, है ना। तो कार्य आपको बताया कि भैया क्या हुआ, भ्रूण को रक्त की इतिहास कुछ ऐसे लिखे जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कब इतिहास लिख दिए जाते हैं। तो बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि हमारे स्टूडेंट अक्सर चीटिंग में लग जाते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप सब गलत कह रहे हैं। नहीं कह रहा हूँ गलत, लेकिन सही समझा भी रहा हूँ यार। कभी कभी ये लाइट का कम फोकस ज़्यादा फोकस हो रहा है, तो मुझे आपको लगता है कि आपको क्या ही हो रहा होगा, बस लाइट का इश्यू थोड़ा सा। तो भ्रूण को रक्त सप्लाई करता है भैया, पोषण प्रदान करता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। आज लिखा था सही राइटिंग में सर, आज लिखा है थोड़ी सही राइटिंग में। अच्छी लग रही क्या? मुझे तो नहीं पसंद भैया, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, थोड़ी समस्या ये है यार। तो भ्रूण को रक्त की सप्लाई करता है, पोषण प्रदान करता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। अब भैया सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कोई भी भ्रूण जी रहा है तो कहीं से जी रहा है, उसे तो ऑक्सीजन तो चाहिए ना भैया। और ऑक्सीजन चाहिए तो मैं थोड़ा सा हट जाऊँ साइड, आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अलग से इसको लिख लें। तो क्या हुआ कि भ्रूण के ऑक्सीजन के, देखो अगर बच्चा प्रथम 3 महीने में तो उसका कोई विकास नहीं होता है, प्रथम 3 महीने में भैया उसका कोई विकास नहीं होता, तभी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात की या मतलब एमटीपी जो अपनाते हैं उसकी अनुमति दी है कि प्रथम 3 महीने में बच्चा कुछ भी नहीं बनता है। प्रथम 3 मंथ से शुरू होता है तो पहले सबसे पहले उसका हार्ट बनता है, सबसे लास्ट में लंग्स बनता है, सबसे लास्ट में लंग्स बनता है। इसी कारण से, क्योंकि हमारे से किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि 7 मासीय बच्चा क्यों नहीं जीता और 8 मासीय बच्चा क्यों जी लेता है, तो 7 मासीय बच्चा इसलिए नहीं जीता क्योंकि उसके पास लंग्स नहीं बनते। फिर जब लंग्स नहीं बनेगा तो वो सांस कैसे लेगा, इसी कारण से वो नहीं जीता है। ठीक है भैया, कोई समस्या, कोई भी समस्या? तो मैं एक नोट करके लिख रहा हूँ और इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा अच्छे से। प्लेसेंटा माता व गर्भस्थ शिशु के बीच की, दिख रहा भैया, दिख रहा है ना, दिख रहा होगा, बीच की संयोजक कड़ी है, संयोजक कड़ी है। तो आपसे अगर पूछे कि सहजीवी शैवाल और पादप जड़ों के बीच का जो संबंध है वो उसकी संयोजक कड़ी है, वो कौन है भैया? मैं आपको ऑप्शन दूं, चलिए। फाइकोराइजा, माइकोराइजा, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। बताइए कौन सा ऑप्शन आंसर है भैया? 1, सोच लीजिए अपने अंदर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नहीं बता पाए ना? चलिए बता दिया होगा तो अच्छी बात है, जिन स्टूडेंट को बताया उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, जिन्हें नहीं बताया उनको मेहनत की जरूरत है। इट इज अ माइकोराइजा, पादप जगत का जोकर है माइकोराइजा। ठीक है भैया, पादप जगत का जोकर है कौन? माइकोराइजा। अब मैं आपसे पूछूं, ग्राफियन फॉलिकल के अंड से बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती भैया? बताइए। अब मैं आपको ऑप्शन दूं, ऑप्शन दूं भैया, ऑप्शन दूं, चलिए। अंडोत्सर्ग, फेलोपियन ट्यूब, निषेचन,
या फिर आप एक और ऑप्शन ले लीजिए कोई सा, अब 3 में से बताना पड़ेगा। खैर अब तो एक और ऑप्शन दे ही रहा हूँ। निषेचन के बाद है युग्मक जनन। बताइए भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो आंसर है अंडोत्सर्ग। ठीक है। महिलाओं में अंडोत्सर्ग कितने दिन में होता है? 13, 12, 11, 14। बताओ। ये एनसीईआरटी में मेंशन है भैया। एनसीईआरटी क्वेश्चन शायद आ सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है। क्या भैया? क्या है? 14। ठीक है। कोई समस्या? तो अब थोड़ा सा एनसीईआरटी से आपको क्वेश्चंस पूछता हूँ कि आपको उसमें एनसीईआरटी से ऑप्शन से आते हैं। देखो आपको इसमें दिया है मानव में जो क्या बोलते हैं इसको, आपको सगर्भता की औसत अवधि 9.5 माह होती है, जिसे गर्भावधि कहते हैं, मतलब जेस्टेशन पीरियड। अंत में गर्भाशय में 14 संकुचन के कारण जो गर्भ बाहर निकल आता है, गर्भ से बाहर निकलने की इस क्रिया को प्रसव कहते हैं। दैट इज एनसीईआरटी। अब मैंने एनसीईआरटी से बताया है कि किसी मतलब क्या हुआ इसने, देखो देखो इसने क्या बोला है, सगर्भता के अंत में गर्भाशय की जोरदार संकुचनों के कारण गर्भ बाहर निकल आता है। गर्भ के बाहर निकलने की इस क्रिया को प्रसव कहते हैं। आप वो वाला भी लिखें, ये वाला लिखें, इट इज सेम टू सेम, कोई समस्या नहीं है। मतलब गर्भ भी कब निकलेगा बाहर? कोई चीज़ पूर्ण तैयार होगी जब बाहर निकलेगी। ठंड में आप बताइए, अब क्या बिना कपड़ों से बाहर आ जाएंगे क्या? बिना कपड़ों से बाहर नहीं आएंगे ना, पूर्ण तैयार बाहर है। अब मनक ही बाहर आया, मनक ही बाहर आएगा ना, आएगा तो, लेकिन कपड़े पहन के आएगा तो भाई ठंड उसको नहीं लगेगी। क्या आधा अधूरा याद है नहीं ना। तो प्रसव जो क्या होता है कि प्रसव किसे कहते हैं? गर्भस्थ शिशु का पूर्ण विकसित तैयार होकर निकल गर्भ से बाहर निकल कर आना प्रसव कहलाता है। इसमें शामिल 2 हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। अब प्रसव एक न्यूरो इंडोक्राइन क्रियाविधि के द्वारा उत्प्रेरित होता है। प्रसव के लिए पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा से उत्पन्न होते हैं। मतलब जो प्रसव के लिए संकेत कहाँ से विकसित होंगे भैया? गर्भ एवं अपरा से उत्पन्न होंगे, जो हल्के गर्भाशय संकुचनों को क्या करेंगे भैया? प्रेरित करेंगे। इन्हें गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहते हैं। यह मात्र पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन के निकलने को सक्रिय बनाता है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय पेशी पर कार्य करता है। मतलब कहने वाला एक और हार्मोन मिल गया आपको यहाँ पे। कौन भैया? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? गर्भाशय की दीवारों पर जोरदार संकुचन पैदा कराएगा और इससे गर्भस्थ शिशु को निकालने में बाहर मदद करेगा। 3 हार्मोन हो गए, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन। तो अगर आप ठीक आप लिख देंगे भैया इसको अलग से कि ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? गर्भाशय की दीवारों में संकुचन पैदा करेगा और गर्भस्थ शिशु के लिए रास्ता तैयार करेगा। ठीक है। जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, नीट के पर्पज से बहुत आईएमपी है। नीट के पर्पज से ये चीज़ बहुत आईएमपी है। जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ में आईएमपी बताऊं, जरूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको मैं एक ही चीज़ के लिए पढ़ाऊं कि आपको नंबर ही पाना है। नहीं, कुछ चीज़ मेरे लिए भी है, कुछ चीज़ें आपके लिए भी है। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, दिल से देख रहे हैं, शायद उम्मीद है यही आपसे। तो गर्भाशय संकुचन ऑक्सीटोसिन के अधिक स्तर पर गर्भाशय संकुचनों तथा ऑक्सीटोसिन स्त्राव के बीच लगातार स्टिमुलेट प्रतिवर्ती कर, मैंने बोला था ना आपसे कि भैया क्या होगा? उद्दीपक होगा, स्टिमुलेट होगा, दिया है। अब मैंने कोई देखता नहीं पड़ा था उस टाइम पे। ठीक है। गर्भाशय संकुचनों को ऑक्सीटोसिन भी लगातार, यह संकुचन तीव्र से तीव्रतर होता है। इससे शिशु माँ के गर्भाशय में जनन नाल द्वारा बाहर आ जाता है। जब भैया कोई भी चीज़ जोरदार झटके मारोगे तो वो क्या होगा? शिशु गर्भ मतलब माँ के जो विजाइना नाल से क्या आ जाएगा भैया? शिशु बाहर आ जाएगा। ठीक है भैया। अब शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही अपरा से भी गर्भाशय बाहर आ जाता है। ठीक है भैया, सही बात है। क्या आप सोचते हैं कि डॉक्टर प्रसव को प्रेरित करने के लिए इंजेक्शन देता है? बिल्कुल नहीं देता है। जब कभी किसी केसेस में क्या होता है कि जो शिशु क्या करता है? पुशअप नहीं करता है। माँ कभी थक जाती है पुशअप करने के चक्कर में, मतलब वो प्रेशर नहीं डाल पाती है अपने शिशु पर बाहर निकालने के लिए। उस चक्कर में डॉक्टर अगर देना चाहे तो दे सकता है। बाकी आपने तो आजकल सुना ही होगा सर्जरी वाला मैटर। ठीक है। तो आप इस एनसीईआरटी को के प्रसव के दिन इंजेक्शन नहीं देता है। ठीक है। तो
ठीक है, वो तो आगे वाला तो वही हो गया। तो याद रखिए, माता के जो 6 मंथ तक जो दूध निकलता है, अपने शिशु को जो दूध पिलाती है, उसे बोलते हैं कोलेस्ट्रम। उसमें क्या है भैया, उसके बोलते हैं अपन कोलेस्ट्रम। उसमें एंटीबॉडी तत्व होते हैं जो नवजात शिशु को प्रतिरक्षी क्षमता प्रदान करते हैं। अब वो कौन सी होती है, तो आईजीएम। कौन सी प्रतिरक्षी तत्व भैया, आईजीएम। और मैंने एक दिन पहले अपने स्टूडेंट्स को बताया था कि भैया प्रतिरक्षी पदार्थ का उदाहरण जरूर याद करके जाना। तो 4 होते हैं, आईजीए, आईजीएम, आईजी, 2 बोल रहा हूँ शायद एग्जैक्टली। तो आईजीएम, आईजीए तो याद है आपको, तो कभी बता दूंगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, मानव कौन सा उत्पत्ति वाला भैया है, अलैंगिक या लैंगिक, तो लैंगिक। मानव फिल इन द ब्लैंक है, अंड प्रजक, सजीव प्रजक या अंडरायजु, तो भैया सजीव प्रजक, बच्चे को जन्म देता है मानव। मानव में निषेचन होता है बाह्य या आंतरिक, तो भैया आंतरिक निषेचन होता है। नर एवं मादा युग्मक होते हैं। अब बताओ भैया, नर एवं मादा युग्मक होते हैं। बताया था आपको मैंने कि नर और मादा युग्मक दोनों द्विगुणित होंगे, लेकिन उनसे जो बनने वाला बच्चा जो होगा ना, युग्मनज बनेगा निषेचन के बाद, उसे बोलेंगे अपन अगुणित। वो हमेशा ही अगुणित होगा। ठीक है, क्या समस्या? तो युग्मनज होता है, अगला ही क्वेश्चन है फिर कि युग्मनज होता है। अब बताओ भैया, युग्मनज क्या होगा? अगुणित। तो बोर्ड के आगे इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि आपको सही साथ दिक्कत ना हो, मेरी आवाज़ आपके पास पर्पस सही पहुँचे। ठीक है, एक परिपक्व पुटक के अंडाणु से मोचित होने की क्रिया फिल इन द ब्लैंक कहते हैं। एक परिपक्व पुटक के, अभी बोला मैं, ग्राफियन फॉलिकल के अंडे से बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है भैया? थोड़ा बहुत भी याद होगा तो क्या कहलाती है भैया? अंडोत्सर्ग। तो ये भी अंडोत्सर्ग है। एक परिपक्व पुटक मतलब परिपक्व अंडाणु बन गया, निषेचन के लिए उसे स्पर्म ना मिला तो बाहर आया, तो क्या बोला भैया? उसे अंडोत्सर्ग हो जाएगा, खत्म मामला उसका। अंडोत्सर्ग फिल इन द ब्लैंक नामक हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है भैया, तो एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नर एवं मादा स्त्री के युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं भैया? निषेचन कहते हैं। निषेचन फिल इन द ब्लैंक में संपन्न होता है, तो फेलोपियन ट्यूब में संपन्न होता है। युग्मनज विभक्त होकर फिल इन द ब्लैंक की रचना करता है जो गर्भाशय में अंतर्भवित होता है, तो भैया निषेचन होकर युग्म होकर युग्मनज का निर्माण करता है जो गर्भाशय में अंतर्भवित होता है। सॉरी, युग्मनज विभक्त होकर भ्रूण का निर्माण करता है जो गर्भाशय में अंतर्भवित होता है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी हो गई मिस्टेक। भ्रूण वो गर्भाशय के बीच की बनाने वाली संरचना को आप क्या बोलेंगे भैया? भ्रूण अभी लिखवाया है यहाँ, प्लेसेंटा माता और गर्भ शिशु के बीच की संयोजक कड़ी है, इसे क्या बोलेंगे भैया? प्लेसेंटा बोलेंगे, या इंग्वा, क्या लिखा है? इग्वानाइन। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस वेरी आईएमपी है। इनसे बाहर 3 ऑप्शन से आए हैं आपके एमपी बोर्ड में, तो तीनों क्वेश्चन, तीनों ऑब्जेक्टिव को देख के, ध्यान से देख के हमेशा करते रहिएगा। मैं कहता हूँ आपको कि थोड़ा सा इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। अब भैया क्या पूछें आपसे? आपको हर क्वेश्चन तो आ रहे हैं। आर्तव चक्र क्या है? इसमें कौन से हार्मोनों का नियमन शामिल है? ये आपसे बहुत बार पूछा गया है। प्रसव क्या है? इसमें प्रेरित करने वाले 2 हार्मोन शामिल बताइए, ये भी आपको याद है। हमारे समाज में लड़कियों होने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, क्यों? ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, ये क्वेश्चन का आंसर बहुत बार बताया मैंने आपको। तो याद रखिए, महिलाओं में 2 एक्स शुक्राणु, 2 एक्स लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, और पुरुषों में 1 एक्स और 1 वाई। जब एक एक्स शुक्राणु के साथ संलयित होता है तो बनने वाली संतान क्या होगी? लड़की होगी। तब एक एक्स शुक्राणु पुरुष के 1 वाई शुक्राणु से संलयित होता है तो इस होने वाला संतान क्या होगी? वह लड़का होगी। तो पुरुष के ऊपर है कि उसका कौन सा शुक्राणु ने अंडाणु को निषेचित किया, क्योंकि अंडाणु तो हमेशा एक्स गुणसूत्र ही है उसके पास। तो पुरुष के ऊपर है कि उसका कौन सा शुक्राणु ने अपने उस अंडाणु को निषेचित किया, जिसमें क्या होगा? एक्स गुणसूत्र होगा या वाई गुणसूत्र होगा। ठीक है, तो हमारे समाज में लड़कियों को लड़की होने का दोष देना बिल्कुल एकदम गलत है। ठीक है भैया, एकदम गलत है, एकदम गलत है, एकदम गलत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पढ़कर आइएगा, शिद्दत से पढ़ के आइएगा। दोनों क्वेश्चन आईएमपी थे, सारे ऑब्जेक्टिव आईएमपी थे। तो इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि नर में वृषण उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं, क्यों? ये भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इसमें से आपसे पूछेगा बाद में। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है।